तो सर आज आर भट्ट की जयंती बिल्कुल, और ये ऐसे महापुरुष हैं जिनमें हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक बिहारी होने के नाते हम लोग को गर्व होता है। इसी बिहार के गौरव की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक ऐसा वक्त जहां बिहार का इतना गौरवशाली इतिहास रहा और आज एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां सांप्रदायिकता हावी हो रही है, जातीयता हावी हो रही है। इन तमाम कुरीतियों से लड़ते हुए बिहार के उस खोए हुए गौरव, बिहार के उस खोए हुए स्वाभिमान को वापस लाने की लड़ाई ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ रहा है। नालंदा और सासाराम के मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि ये प्रयोजित है, कुछ एजेंट इस पर काम कर रहे हैं। अरे कौन एजेंट है प्रभु, आप ही ना बताइएगा कौन एजेंट है। कैसी बातें करते हैं मुख्यमंत्री जी। जब वो ऐसी बातें करते हैं कि कुछ लोग इधर उधर कर रहा है, कौन लोग इधर उधर कर रहा है भाई? और जब वो लोग इधर उधर कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? बिहार बर्बाद कर दिए हैं आप अपने इधर उधर के चक्कर में। कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में। खुद इधर उधर करने वाले व्यक्ति दूसरे को बोल रहे हैं कि वो लोग इधर उधर कर रहा है। और जो लोग अगर कर भी रहा है तो आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपका प्रशासन तंत्र क्या कर रहा है? आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं भैया? कौन इधर उधर कर रहा है जिसको आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं? अगर कोई साजिश भी रची गई, एक बार के लिए मान लिया जाए हाइपोथेटिकली कि अगर कोई साजिश भी रची गई, तो उस साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी किसकी है भैया? बिहार सरकार की है कि नहीं? भारत के संविधान को लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भारत का संविधान, भारत का संघीय ढांचा पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को राज्य सरकार का विषय बनाता। प्रदेश में कैसे अमन शांति कायम रहे, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। पर जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख सकते, उनसे हम लोग बिहार की सुरक्षा की क्या उम्मीद रखें? और इस तरीके की बातें करना, लोग इधर उधर करता है, इधर उधर करता है, कैसे आप अपनी कमजोरी को दर्शा रहे हैं सारी बातें करते हुए? हकीकत है कि अब आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार संभलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री या तो अपने पद से इस्तीफा दें, या जो आग्रह हम लोगों ने मां महिम से किया है, या जो निवेदन हम लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री से किया है, उस निवेदन को तब तक हम लोग दोहराते रहेंगे जब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो जाता। क्योंकि अब बिहार में और हत्याओं का इंतजार नहीं किया जा सकता मुख्यमंत्री जी को कुर्सी के पद से हटाने के लिए। सदन में लगातार हंगामा हो रहा है और विपक्ष के नेताओं को सदन से बाहर निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? सदन जनता के हितों की रक्षा के लिए है। सदन में इस तरीके से हंगामा करना, और इसके लिए मैं दोनों पक्ष को मैं जिम्मेदार मानूंगा, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। आप सदन में जाते हैं जनप्रतिनिधि बनकर, वहां पर जाकर जनता से जुड़े सवालों को उठाना, उसका समाधान ढूंढना आपका प्रयास होना चाहिए, ना कि सदन में हंगामा करना। जिस तरीके से पूरा विधानसभा का सत्र हंगामे की देन चढ़ गया है, इससे किसका भला हुआ? ना जनता का भला हुआ, ना राजनीतिक दलों को कोई लाभ मिला। ऐसे में चर्चा के लिए जो जगह बनी है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चर्चा ही होनी चाहिए। 16% जो भीम शक्ति है उस पर भी कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। 6% कहा जा रहा है कि इसमें आप अपने खेमे में रखे हुए हैं, बाकी 10% पर भी जो है नजर गड़ी हुई है। कैसे इसको देखेंगे चुनाव के दौरान? भाई इस दृष्टि से वही देखते हैं जो जातीयता की सोच रखते हैं। मैं तो 13 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ भाई। मैं 10%, 5%, 6%, 16% नहीं, ये प्रतिशतों में बांटकर ही बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर बिहार में, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में मानता हूँ, अगर कोई एक फ़र्क, एक भेद है तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और अगर आप विकसित बिहार की अगर आप कल्पना करते हैं और आने वाले दिनों में अगर चाहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य बने, तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। और इस गरीब जाति में, इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं भाई। आपको सबको साथ लेकर चलने की बात करनी होगी। मेरी लड़ाई उसी दिशा में है। मैं किसी प्रतिशत की लड़ाई में अपने आप को मैं नहीं बांध रहा हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक बिहार के हर वंचित, गरीब, शोषित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक विकसित बिहार की कल्पना को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। जमुई से आप सांसद हैं, क्या 2024 में कहीं और से चुनाव लड़िएगा? देश का विकास रुक जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि अगर बिहार में विकास होगा, फैक्ट्रियां लगेगी, तो देश का विकास रुक जाएगा। देश का विकास रुक जाएगा। इसके लिए बिहार के विकास को हम लोग स्वाहा करते रहें। आर्यभट्ट की जयंती इनको चिंता देश की है कि बिहार की होनी चाहिए। ये मंत्री देश के लिए बने हुए हैं कि ये लोग बिहार की ये लोग चिंता करेंगे। और कैसे आएगा भैया व्यापारी? उस मॉल का हाल हम लोग देखे हैं ना, सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मुंबई में रहने वाले व्यापारी बिहार में निवेश करते हैं और किस तरीके से लूटमार होती है यहाँ पे। कैसे आएंगे निवेशक? और जब तक बिहार में निवेश नहीं आएगा, जब तक बिहार में आईटी सेक्टर नहीं खुलेगा, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा, कैसे बिहार में राजस्व बढ़ेगा? कैसे प्रति व्यक्ति आय को हम लोग बढ़ाने की बात करेंगे? सोच ही नहीं है इन लोगों के पास। हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास बिहार को विकसित राज्य बनाने का विजन ही नहीं है। आर्यभट्ट जयंती और चौहरमल जयंती एक बेहद ही आज शुभ दिन है और लगातार इस पर हर सियासत के लोग इस पर कहते हैं। ये आर्यभट्ट और चौहरमल जयंती पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वीर बाबा चौहरमल, जो हम सब के आराध्य हैं, आज मोकामा में हर साल की तरह मोकामा के चाराडी में उनकी एक भव्य जयंती का कार्यक्रम, 3 दिवसीय मेले का आयोजन वहाँ पे किया जाता है। वहीं के लिए ही अभी हम जा रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, हर साल न सिर्फ वो उस कार्यक्रम में जाते थे, बल्कि उस कार्यक्रम में जितना योगदान, उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से होने के लिए जितना संभव प्रयास होता था, वो भी वो करते थे। जिस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ही शब्दों में स्वीकारा। उनको मैंने इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी कि कैसे हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है और बाबा वीर चौहरमल का क्या योगदान और उनकी क्या अहमियत है हम लोगों के लिए। उसी के जवाब में प्रधानमंत्री जी का एक संदेश पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जहाँ पे वीर बाबा चौहरमल का जिक्र करते हुए उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी अथक प्रयासों का जिक्र अपने उस पत्र में किया। और इसी भावना के साथ आज मैं पुनः मोकामा जा रहा हूँ। आर्यभट्ट जी का भी आज जयंती दिवस है। जैसा मैंने कहा कि ये वो नाम है जिसमें बिहारी होने पर हम सबको गर्व होता है, हमारे स्वाभिमान पर। जहाँ इन नामों पर हम लोग फख्र करते हैं, वहीं जब इन नामों के हमारे प्रदेश से जुड़े होने के बावजूद प्रदेश में जातीयता का माहौल बनता है, प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के उस खोए हुए गौरव और स्वाभिमान पर प्रश्न उठते हैं। उसी की लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ रहा है। इन्हीं महापुरुषों से आदर्श बनाते हुए, उन्हीं से सीख लेते हुए हर बिहारी को एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पहले हम लोग बिहारी हैं ये समझने की ज़रूरत है। किसी महापुरुष को हम लोगों ने जाति में बांधने का हम लोगों ने काम नहीं किया कि ये फलाना जाति के थे तो ये उस जाति के थे, ये उस धर्म के थे। और यही एकता का भाव हर बिहारी के मन में आना चाहिए। आज की तारीख में पहले हम सब बिहारी हैं, पर दिक्कत ये है कि बिहार सरकार के लिए अब तो हम लोगों को कोर्ट्स में भी बांध दिया गया भैया। अब तो हम लोग सिर्फ जाति नहीं, हम लोग संख्या वाले भी हो गए। कौन 130वां है, कौन 128वां है, कौन 171वां है, कौन 79, कौन 90। अब तो सबके पास भाई कोड भी आ गए। ये बांटने की राजनीति से उठने की जरूरत है। आप अभी वर्तमान में जमुई से सांसद हैं, क्या 2024 में कहीं और से भी चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? भाई जमुई मेरी कर्म भूमि रही है और अपनी कर्म भूमि के प्रति मेरा एक उत्तरदायित्व है जिसको यकीनन मैं निभाऊंगा। कहीं और का आपने जिक्र किया, हाजीपुर से वो मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। हाजीपुर को मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया था। यकीनन मेरे पिता की गैर मौजूदगी के बाद मैं हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों को भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। चुनाव कहाँ से लड़ा जाएगा, ये पार्टी चुनाव के समीप आने पर ही फैसला लेगी।